हेलो एवरीवन। प्लेसेस इन न्यूज़ की ये सेकंड क्लास है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि अभी तक हम जो है घटना सार की इससे आगे की क्लास क्यों नहीं लेके आए हैं। तो देखिए, असल में अभी एक दो दिन में ही आई दृष्टि मैगजीन आने वाली है मार्केट में। ठीक है। अब आई दृष्टि मैगजीन अगर मार्केट में आती है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे कि आई दृष्टि मैगजीन को पहले पेज से लेके अंतिम पेज तक पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो उसमें जो घटनासार का पोर्शन हमारा छूटा हुआ है वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए आई दृष्टि मैगजीन अभी मार्केट में नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, घटनासार को ही उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। लेकिन प्लेसेस इन न्यूज़ वाले पोर्शन को लाना जरूरी था, क्योंकि घटनासार हो या आई दृष्टि, कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत चीज़ें मैप को देखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि इन मैगजीन्स में मैप कवर नहीं होते हैं, इनमें केवल लिख दिया जाता है, लेकिन मैप कवर नहीं होते हैं। ठीक है। थियोरेटिकली तो आप पढ़ लेंगे प्लेसेस को, लेकिन मैप में भी देखना आवश्यक होता है। ठीक। तो इसलिए इसकी क्लास 2 लाना ज़रूरी था। इसमें हम साउथ अमेरिका को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। साउथ अमेरिका को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और याद रखिए, अगर आपको कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है तो आप एक काम करिए कि आने वाली 40 से 45 मिनट, लगभग इतनी ही देर की क्लास होगी, या 50 मिनट हो सकती है, मैक्सिमम 1 घंटा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो आने वाली 40 से 45 मिनट तक अब आप एक काम कर दीजिए बस, कि बाकी के सारे डिस्ट्रक्शन से अलग हट के आपको सिर्फ क्लास लेनी है, ध्यान से समझना है। ठीक है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो जो मैं बोलूँ आपको वो फॉलो करना है साथ के साथ। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इन देशों के नाम बोलो, तो आपको नाम साथ में बोलना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी क्लास के अंतिम तक जाते जाते हम क्या करेंगे कि इस क्लास में जो कुछ भी है कंटेंट याद करने के लिए, वो सारा कंटेंट आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। ठीक है। फिर आप अगर इसको अगर एक बार भी देख लोगे अगर पीडीएफ को भविष्य में, तो भी आपको याद रहेगा। अदरवाइज पूरा प्रयास ये रहेगा कि अभी अगर क्लास बंद करोगे आप 40 से 45 से 50 मिनट बाद, तो जितना भी कंटेंट हम यहाँ पर आपको दें, सारा का सारा आपको याद हो। ठीक है। तो आपको प्रयास करना है और एकदम सतर्कता से बैठ जाना है और एक एक चीज़ पर ध्यान देना है। ठीक है। चलो, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हम नॉर्थ अमेरिका को कवर कर चुके हैं। ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है। इसको हम कवर कर चुके हैं पूरी तरीके से पिछली क्लास में। ठीक है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट बनाई हुई है। ठीक। अब ये है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। अब हम इसी को कवर करने वाले हैं। ठीक। अगर हम इसको देखें, अगर इसका पॉलिटिकल मैप देखें, तो ये कुछ इस तरीके का है। ये क्या है? ये हमारा साउथ अमेरिका है। अब साउथ अमेरिका की जो एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ हम इस न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। इसका क्या है मतलब, क्या है ये न्यूज़ है कि बोलीविया मर्कोसुर का पूर्ण सदस्य बन गया है। बोलीविया मर्कोसुर का पूर्ण सदस्य बन गया है। हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर पहले ये आता है कि ये मर्कोसुर है क्या? ये मर्कोसुर या मार्कोसुर है क्या? ठीक है। ये हमारे सामने पहला सवाल आ जाता है। तो देखो, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि पूरी दुनिया में ना, आपको पता ही होगा कि पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? क्षेत्रीय क्षेत्रीय संगठन। ठीक है। पूरी दुनिया में क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका का नाफ्टा हुआ, नॉर्थ अमेरिका का नाफ्टा हुआ, या फिर आपको पता है सार्क हुआ। ठीक है। चाहे वो सार्क हुआ, या फिर आपको पता है कि चाहे ईयू हुआ। ठीक है। यानी यूरोपियन यूनियन हुआ। ये सारे के सारे जो हैं क्षेत्रीय संगठन हैं, जो कॉमन मार्केट को, यानी कि एक देश से दूसरे देश में प्रोडक्ट जाएँ या फिर वहाँ के लोग आएँ, तो एक कॉमन मार्केट क्रिएट कर सकें, उसमें टैरिफ ना लगे, ताकि ये संयुक्त होकर के साझा रूप से आगे बढ़ सकें। ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि कॉमन मार्केट बना लेते हैं। ठीक है। तो जो मर्कोसुर है, ये जो मर्कोसुर है ना, ये भी साउथ अमेरिका का एक कॉमन मार्केट है। ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। अब इससे आगे हल्का सा समझते हैं। ठीक है। कि वर्ष 1991 में, वर्ष 1991 में इसका गठन हुआ था। चलो, ये भी बात समझ में आई। इसका गठन जब हुआ था, उस समय 4 देशों ने मिलकर के गठन किया था। किन 4 देशों ने? एक बार यहाँ देखो, ये क्या है? ये है अर्जेंटीना। ठीक है। ये देखो अर्जेंटीना, क्या है ये? अर्जेंटीना। ठीक। अब एक बार इधर देखो, ये क्या है? ब्राज़ील। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ठीक है। क्या है ये? ब्राज़ील। ठीक है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील। अब एक बार ना आप इस जगह पर देखो, ये क्या है? उरुग्वे। क्या है ये? उरुग्वे है, यानी उरुग्वे। और इसके जस्ट ऊपर ये जो देश देख रहे हैं ना आप, जो ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच में है, ये है पराग्वे। चलो, हमने यहाँ पर ABCD के 4 अक्षर लिखे हैं। एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है यू, और चौथा है पी, यानी कि ABUP। ABUP, ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर ब्राज़ील, यू फॉर उरुग्वे और पी फॉर पराग्वे। आप समझे? देखो,
1991 में जब इस क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ था, उस समय इन 4 देशों ने मिलकर के गठन किया था। क्या क्या नाम है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे। क्या ये याद हुआ? एक बार फिर से आंखें बंद करो एकदम से, और एक आंखें बंद करके एकदम सोचो। सबसे नीचे हमने देश का क्या नाम लिया था? अर्जेंटीना। और उसके ऊपर हमने सबसे ऊपर वाला जो सबसे बड़ा देश है, क्या नाम लिया था? ब्राज़ील। और यहाँ जो कोने में था देश, ठीक है, यहाँ क्या नाम था उसका? उरुग्वे। और ऊपर वाला देश कौन सा था? पराग्वे। कौन सा है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे और पराग्वे। ठीक है, इन 4 देशों ने मिलकर के इस संगठन का गठन किया था। लेकिन हाल ही में मर्कोसुर इस संगठन का सदस्य बना है। तो क्या हम कर सकते हैं कि अभी अभी अगर वर्तमान में देखें तो कौन कौन से देश सदस्य हैं? कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे और इससे जस्ट ऊपर वाला बोलीविया। अब बताओ याद हुआ या नहीं? एक बार फिर से सोचो, दिमाग में लाओ। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे और बोलीविया। ठीक है, एक बार दिमाग में आंखें बंद करके सोचो। हमने किस तरीके से कहा है? ए बी यू पी। और अभी देश कौन सा बना है? बोलीविया। बी यानी ए बी यू पी, ए बी यू पी, ये तो क्लियर रहेगा आपके याद। लेकिन चौथा कौन सा बना है? वो पांचवा कौन सा बना है? बोलीविया। इसको भी सोचो। अब एक बार आंख बंद करके जरूर सोचो। देखो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया। क्या साउथ अमेरिका के 5 देशों के नाम याद हो गए? बिल्कुल हो गए। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे और बोलीविया। ठीक, अब इसके अलावा एक बात और समझो कि वर्ष 2012 की बात है, जब वेनेजुएला, ये जो देश देख रहे हैं ना आप, एक यही ब्लू, हल्का ब्लू कलर में, वेनेजुएला ने इसी मर्कोसुर की जो है सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, यानी कि 2012 में वेनेजुएला इसमें जुड़ा। लेकिन इशू क्या था कि वेनेजुएला में जो एक लेफ्टिस्ट नेता थे, उनका नाम था निकोलस मादुरो। ठीक है, और दूसरे थे जुआन गुएदो, जिसको अमेरिका और राइटिस्ट जितने कंट्री हैं उनका सपोर्ट था, जो कि विपक्ष में थे। तो कुछ समय के लिए उन्होंने क्या किया था कि अपने आप को वेनेजुएला का जो है प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। ठीक है, 2 प्रेसिडेंट हो गए थे। तो अब ना मामला ये है कि अभी प्रेजेंट में तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो निकोलस मादुरो ही हैं। तो ये क्या है? लेकिन ये लेफ्टिस्ट हैं। ठीक है, तो ये लेफ्टिस्ट है, तो इसको लेकर के राइटिस्ट कंट्रीज हमेशा से विद्रोह करते आए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि 2016 में जाकर के 2015 से चलना शुरू हुआ था। 2016 में फाइनली इसको, वेनेजुएला को मर्कोसुर से अलग कर दिया। ठीक है, इन देशों ने, जो संगठन है, इन्होंने क्या किया कि वेनेजुएला को मर्कोसुर से अलग कर दिया। अब देखो, मर्कोसुर से हमें कितने देश याद हो गए? हमने 5 देशों के तो पहले नाम याद कर रखे हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे और बोलीविया। ठीक है, हमने 5 देशों के नाम पहले से याद कर रखे हैं। अब वेनेजुएला, और वेनेजुएला के बारे में हमें ये पता है कि वेनेजुएला जुड़ा तो था लेकिन बाहर हो चुका है। अभी वर्तमान में वेनेजुएला मर्कोसुर का सदस्य नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे ये मर्कोसुर है। ठीक है, मर्कोसुर या मर्कोसुर दोनों एक ही है। ठीक, चलो, अब इतने देशों के नाम याद हो गए। ठीक, अब एक बार यहाँ देखो, आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो लंबा लंबा सा दिखाई दे रहा है, ये जो देश है आपको दिखाई दे रहा होगा, पतला पतला मिर्च के आकार जैसा देश है। इसका नाम भी चिली है। ठीक है, इस देश का नाम क्या है? चिली। इसके जस्ट ऊपर देखो, एक ये देश है, इसका नाम क्या है? इस देश का नाम है पेरू। और इसके जस्ट ऊपर एक और देश देखेंगे आप, जिस देश का नाम है इक्वेडोर। ठीक है, क्या क्या देखा? चिली देखा, पेरू देखा, इक्वेडोर देखा। और एक देश जो कोलंबिया है, हमें आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका को पनामा जो इस्थमस है, यानी कि जो पनामा स्थल संधि है, उसके माध्यम से नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। कौन सा देश है वो? कोलंबिया। ठीक है, पनामा इस्थमस या इस्मस जो है कोलंबिया को किससे जोड़ती है? जो है नॉर्थ अमेरिका से जोड़ती है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा? हमने ये देखा कि एक है ये चिली, ठीक है, दूसरा है ये पेरू, ठीक है, तीसरा है ये इक्वेडोर, ठीक है, और चौथा है कोलंबिया। चलो ठीक, हमने इससे पहले कितने देशों के नाम याद कर रखे हैं? हमने 6 देशों के नाम याद कर रखे हैं। 5 वो देश जो वर्तमान में मर्कोसुर का सदस्य हैं, ठीक है, और एक वो देश जो मर्कोसुर का 2012 में सदस्य बना, लेकिन 2016 में उसकी सदस्यता जो है निरस्त कर दी गई। ठीक है, यानी कि रद्द कर दी गई उसकी सदस्यता। तो ऐसे करके हमने कुल कितने देशों के नाम याद किए हैं? हमने 6 देशों के नाम याद किए। अब एक बार यहाँ से देखो, ये है चिली, ठीक, और ये है पेरू, ठीक, ये है इक्वेडोर, ठीक, और ये है कोलंबिया। दोबारा से देखो, चिली, पेरू, इक्वेडोर और कोलंबिया। ठीक, कितने देश हैं? ये 4 देश हैं। इन 4 देशों के भी नाम एक बार आंख बंद करके सोचो। सबसे पहले क्या है? चिली, उसके बाद क्या है? पेरू, उसके बाद क्या है? इक्वेडोर, और उसके बाद क्या है? कोलंबिया। फिर से दिमाग में लाओ, एक बार आंख बंद करके इमेज सोचो इसकी थोड़ा सा। सबसे नीचे मिर्च के आकार जैसा देश क्या है? चिली, उसके जस्ट ऊपर पेरू, उसके जस्ट ऊपर इक्वेडोर और उसके ऊपर कोलंबिया। 4 देशों के नाम याद हो गए। अब याद करो, ये जो मर्कोसुर है, जिसके सदस्यों के बारे में हमने अभी पढ़ा कि 5 सदस्य हैं, इनके सहयोगी सदस्य, यानी कि मर्कोसुर के पूरी तरीके से मेंबर नहीं है, लेकिन इनके सहयोगी, ठीक है, एसोसिएटेड मेंबर कौन से देश हैं? वही 4 देश हैं जिनका नाम हमने अभी लिया है। नाम क्या क्या है? चिली, पेरू, इक्वेडोर और कोलंबिया।
ठीक है, अब बताओ आंखें बंद करके क्या आप इन 10 के 10 देशों के नाम याद कर सकते हो? सोच के देखो एक बार, अगर हम सोच के देखें तो क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले उन देशों के नाम याद करेंगे, क्या था? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, 5 देश हो गए। उसके बाद में वेनेजुएला जुड़ा बात लेकिन हट चुका है, 6 देश हो गए। और उसके बाद में चिली, पेरू, इक्वेडोर और कोलंबिया, 4 देश ही हो गए। टोटल कितने देश हो गए? 10 देश हो गए, ठीक है। अब इन देशों की आपको कैपिटल्स भी याद कर लेनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आओ, हमने ये वेनेजुएला को देखा, अब एक बार इस क्षेत्र को देखो, ठीक है, इस क्षेत्र को। अब इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये जो देश है ना, मतलब जो वेनेजुएला से लगा हुआ देश है, ठीक है, उस देश का नाम है गुयाना। क्या नाम है? गुयाना, ठीक है, गुयाना। और उसके जस्ट बगल में एक और देश है, हमने जो गुयाना है उस पर 1 नंबर डाल दिया और जो दूसरा सूरीनाम है उस पर 2 नंबर डाल दिया, ठीक है। तो गुयाना के बाद में दूसरे देश का नाम क्या है? उसका नाम है सूरीनाम। क्या नाम है? सूरीनाम, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या किया कि 6 देश पहले याद कर रखे थे जो किसी न किसी रूप में संबंधित थे मार्कोसुर से। उसके बाद में उसके जो 4 एसोसिएटेड मेंबर हैं उनको भी देखा हमने, और उसके बाद में हमने इन 2 देशों का नाम और देखा, एक का नाम है गुयाना और एक का नाम है सूरीनाम, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब एक और बात, कितने देश हो गए? टोटल हो गए हमारे 12 देश, ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा रीजन है, ये देखो, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो रीजन है ना, इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। क्या नाम है इसका? फ्रेंच गुयाना, ठीक है। अब जो फ्रेंच गुयाना है ना, ये फ्रांस के अधीन है। किसके अधीन है? फ्रांस के अधीन। हम अभी आपको जब एशिया की मैपिंग समझाएंगे ना, जो करंट में रहे, तो हम उसमें बताएंगे कि फ्रांस ने और कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में फ्रांस ने जो अपना आधिपत्य जमा रखा है, ठीक है। तो ये फ्रांस के अंतर्गत है, ये जो फ्रेंच गुयाना है ये फ्रांस के अंतर्गत है। आपको पता है औपनिवेशिक काल में फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये बहुत सारे क्षेत्रों में गए, तो इन्होंने क्या किया? अपने अधीन कर लिए बहुत सारे द्वीप, ठीक है। बहुत सारे द्वीप इन्होंने क्या किया? अपने अधीन कर लिए थे। तो वही है, जब ये गए थे औपनिवेशिक काल में तो इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कुछ क्षेत्रों से तो इनका अधिकार हट गया, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं अभी भी जहाँ पर इनका अधिकार अभी भी है। तो ये ऐसा ही एक देश है, ठीक है, ऐसा ही एक जगह है, ठीक। चलो ये बात क्लियर हुई क्या? इतनी बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब एक और समझो, हमने इस जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके मेजर हमने सारे देशों के नाम देख लिए हैं, और उसकी लोकेशन भी हम एक बार दिमाग में हल्का सा ला चुके हैं, ठीक है। अब देखो दिमाग में, क्या आपको यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री दिखाई दे रहे हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री, क्या आपको लैंड लॉक्ड कंट्री दिखाई दे रहे हैं? अगर दिखाई दे रहे हैं तो एक बार यहाँ देखिए, ये है पराग्वे, ये देखिए यहाँ पर जिस पर मैं लिख रहा हूँ अभी, ये देखिए, ये है पराग्वे और ये है बोलीविया, ठीक है। क्या है? पराग्वे और बोलीविया। तो अगर हम कहें कि भाई साउथ अमेरिका के 2 देश जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, यानी भूबद्ध देश हैं, यानी ऐसे देश हैं जिनसे समुद्री सीमा बिल्कुल नहीं लगती, वो देश कौन से हैं? तो पराग्वे हम लिख देते हैं यहाँ पर, पराग्वे, और दूसरा कौन सा है? बोलीविया, ठीक है, बोलीविया। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। यहाँ पर एक और फैक्ट देखने वाला है। अगला ये है कि ऐसे कौन से देश हैं, ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनसे ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती? तो देखो एक बार, ये फ्रेंच गुयाना हुआ या सूरीनाम हुआ, वेनेजुएला हुआ, और ये आपका कोलंबिया हुआ, सबसे सीमा लगती है। लेकिन ये देखो, ये क्या नाम है इसका? इक्वेडोर। क्या इक्वेडोर से सीमा लगती है? नहीं भाई, इक्वेडोर से सीमा तो नहीं लगती। तो पहला देश है इक्वेडोर, यानी कि साउथ अमेरिका का एक देश तो इक्वेडोर हो गया जिससे ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती। दूसरा देखो पेरू से लगती है। तीसरा क्या है? चिली से नहीं लग रही। ये देखो यहाँ बोलीविया आ गया और नीचे अर्जेंटीना आ गया, तो चिली से भी नहीं लगती। कुल मिला के अगर हम कहें कि साउथ अमेरिका में ऐसे कौन से देश हैं जिनकी ब्राज़ील से सीमा नहीं लगती, तो हम कहेंगे इक्वेडोर और चिली, यानी कि केवल 2 ही देश हैं पूरे कॉन्टिनेंट पर जिसकी ब्राज़ील से सीमा नहीं लगती है, एक है इक्वेडोर और एक है चिली। क्या ये बात क्लियर हुई? मुझे लग रहा है नॉर्मल जो हमें समझना चाहिए चीज़ें वो समझ चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ अब इस तरीके से आपको दिमाग में रखनी है, याद कर लिया होगा और याद बना भी रहा होगा। अगर नहीं है तो एक और बार वीडियो देख लो, दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं इससे आगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मर्कोसुर के बारे में क्या है। जो हमने अभी इसके बारे में जो पढ़ा है, जो भी बताया है, वही है सब इसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि यह लैटिन अमेरिका में दक्षिणी साझा बाजार है, साउदर्न कॉमन मार्केट है। मर्कोसुर इसका स्पेनिश में संक्षिप्त नाम है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना 1991 में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे और पराग्वे ने मिलकर की थी। बाद में वेनेजुएला भी इसमें शामिल हो गया था, किंतु 2016 में इसको निलंबित कर दिया गया, ठीक है। और वर्तमान में देशों को देखा जाए तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे और बोलीविया, ठीक है, बोलीविया, ये 5 देश जो है इसके मेंबर हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? चलो अब देखो एक बार ना, ये है साउथ अमेरिका का मैप, इसको एक बार और थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और समझते हैं। अच्छा, क्या देशों को अब आप पहचान पाओगे? बिल्कुल पहचान पाओगे। ये क्या है? अर्जेंटीना। ये क्या है? ब्राज़ील।
और ये क्या है उरुग्वे, और ये क्या है पराग्वे, ये है बोलीविया, ठीक है, और ये है वेनेजुएला, ठीक है। अब एक बार इधर आ जाओ, ये क्या है चिली, ठीक, और ये क्या है पेरू, ठीक है, और ये क्या है, ये है इक्वेडोर, ठीक है, इक्वेडोर, ठीक, ये क्या है कोलंबिया, ठीक, और ये क्या है, ये है आपका गुयाना, ठीक, गुयाना, ये क्या है सूरीनाम, सूरीनाम, और ये क्या है, ये है फ्रेंच गुयाना, ठीक है। क्या ये क्लियर हो चुके हैं आपके दिमाग में? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, ठीक। अब हमने इसमें अभी देखा था कि बोलीविया और पराग्वे ये दो देश हैं जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, यानी कि इनसे समुद्री सीमा नहीं लगती है। दूसरा हमने इक्वेडोर को देखा था, और दूसरा हमने चिली को देखा था। ये दो देश हैं जिनसे ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। इतनी सी बात हम समझ चुके हैं, ठीक। अच्छा, ये जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के बारे में आपको पता है, माउंट अकांकागुआ के बारे में। यहाँ आपको ये पता है, ये अगर हम देखा जाए तो ये जो रेड कलर की हम जो लाइन खींच रहे हैं, ये रेड कलर की लाइन हम किस लिए खींच रहे हैं? क्या कोई बता सकता है? ये रेड कलर की लाइन, क्या कोई बता सकता है ये रेड कलर की लाइन किस लिए खींच रहे हैं? बिल्कुल दिमाग में सोच रहे होंगे, ये एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला के बारे में पता ही होगा आपको। एंडीज पर्वतमाला पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यानी कि पूरे दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है ये, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला, ठीक। एंडीज है, ठीक है, एंडीज रेंज है, इसको एंडीज रेंज भी कहते हैं, ठीक है। ये एंडीज माउंटेन रेंज है, तो ये पूरी दुनिया की सबसे लंबी है। इसके बाद में आता है जो नॉर्थ अमेरिका का जो रॉकीज माउंटेन है, वो इसके बाद में आता है, ठीक है। अब इस एंडीज की सबसे ऊंची चोटी के बारे में आपको पता है क्या है, कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। क्या नाम है उसका? माउंट अकांकागुआ, अकांकागुआ। हालांकि अगर पर्वत को देखा जाए माउंट अकांकागुआ के बारे में, तो वो चिली और अर्जेंटीना दोनों में फैला हुआ है, लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट अकांकागुआ, वो अर्जेंटीना में ही पड़ती है, ठीक है। चलो, और बोलीविया के बारे में आपको पता ही होगा कि ये टिन का बहुत बड़ा उत्पादक है, ठीक। चिली के बारे में आपको पता है, यहाँ पर जो है आपको पता ही होगा कि तांबा का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, और इसके अलावा नाइट्रेट का भी उत्पादन होता है यहाँ पर। किसका? नाइट्रेट का भी उत्पादन होता है। अच्छा, तांबा के बारे में आपको फेमस पठार, अगर आप PYQ करते होंगे तो आपने चुक्की कमाता पठार का नाम सुना होगा। किसका नाम? चुक्की कमाता पठार। पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको पूरी दुनिया की तांबे की राजधानी कहते हैं। ये कहाँ पर है? ये यहीं पर है, चिली में, ठीक है। चुक्की कमाता पठार पूरी दुनिया की तांबे की राजधानी कहा जाता है। याद रखना, ये PYQ का हिस्सा है, UPPCS के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हिस्सा है, ठीक है। चलो, इक्वेडोर के बारे में हल्की सी एक दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के बारे में पता होना चाहिए। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के बारे में पता ही होगा। ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी क्या है? संसार की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है ये, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। चलो ठीक है, और ये जो गुयाना है, ये जो गुयाना है, ये हीरों के लिए फेमस है, ठीक है, हीरा के लिए फेमस है, ये भी पता होना चाहिए। और वेनेजुएला में एंजेल प्रपात है, यानी एंजेल वाटरफॉल है, ये भी पता होना चाहिए आपको। वेनेजुएला में क्या है? एंजेल वाटरफॉल, ठीक। चलो, ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक। अब थोड़ी सी और चीज़ समझते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम में आती रही है, ठीक है। जैसे कि एक बार ना हम यहाँ से अगर एक लाइन खींचते हैं यहाँ से, ठीक है, चलो खींचने का प्रयास करते हैं। हम एक लाइन खींचते हैं, हम यहाँ से, देखो हम इस तरीके से कुछ लाइन खींचते हैं, इस तरीके से। क्या देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, देखिए हमने एक ये लाइन खींची, ठीक है। हम इसके अलावा एक और लाइन खींचते हैं यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ से एक और लाइन खींचते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्या आप लोग बता सकते हैं ये हमने कौन सी लाइन खींची है? मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि हमने ये कौन सी लाइन खींची है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये 0 डिग्री है। क्या है ये? 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा, ठीक है। यानी कि अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या बोलेंगे इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और एक ये नीचे वाली है, नीचे वाली को क्या बोलते हैं? इसको मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मकर रेखा, ठीक। मकर रेखा अगर इंग्लिश में हम कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। यानी कि भूमध्य रेखा ये, और ये है मकर रेखा, ठीक है। अब समझो सही से कि अगर हम ये देखें कि भूमध्य रेखा जो साउथ अमेरिका है उसके किस किस देश से होकर गुजरती है, क्या आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले ये देश कौन सा है? ये है इक्वेडोर। क्या है? इक्वेडोर, ठीक। उसके बाद में देश कौन सा है? उसके बाद में देश हम देख रहे हैं कि उसके बाद में है ये कोलंबिया, ठीक है।
कौन सा है? कोलंबिया, कोलंबिया, ठीक। तीसरा देखो, तीसरा देश कौन सा है? तीसरा है ब्राज़ील। क्या नाम है इसका? ब्राज़ील। क्या इसके अलावा कोई देश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें तो अगर हम देखें कि भाई भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, इक्वेटर किस किस देश से होकर के गुजरती है साउथ अमेरिका के, तो हमने देख लिया, एक है इक्वेडोर, दूसरा है कोलंबिया और तीसरा है ब्राज़ील। कुछ लोग ट्रिक में भी इसको याद रखते हैं इस तरीके से कि एक काला बाज, यानी कि एक मतलब इक्वेडोर, काला मतलब कोलंबिया, बाज मतलब ब्राज़ील। आप लोग ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, एक बार इसको देखिए सही से और याद कर लीजिए, ठीक है, दिमाग में रखिए। और अगर ट्रिक से भी याद करना चाहते हैं तो ट्रिक भी अपने दिमाग में रखिए, ये आपके ऊपर है किस तरीके से याद करते हैं, ठीक। चलो, हमने ये समझ लिया कि भाई भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? 3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक। अब एक बार नीचे आइए मकर रेखा में। अब मकर रेखा में आप देखेंगे कि मकर रेखा में एक ये देश है जो पतला पतला देश गया है, इसका नाम क्या है? चिली, ठीक। क्या नाम है इसका? चिली। उसके बाद में क्या है? ये है अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। उसके बाद में क्या है? पराग्वे, ठीक है। और उसके बाद में क्या है? ब्राज़ील। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि भाई भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर कितने देशों से गुजरती है, तो 3 देशों से होकर गुजरती है। और अगर हम देख रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने देशों से होकर गुजरती है, तो वो 4 देशों से गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? ये भी बात क्लियर हुई। अब ना एक बार दिमाग से साल भर इस पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और बारिश भी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये बात बताइए। तो इसके आसपास का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, आपको पता है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बहुत घने घने वन हैं और एक नदी है जिसका नाम है अमेजन नदी। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पानी बहता है इस नदी में, ठीक है। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। लेकिन इस नदी में सबसे ज़्यादा पानी बहता है आयतन की दृष्टिकोण से, ठीक है। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या है? ये वाला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वन बहुत ज़्यादा घने वन हैं और यहाँ पर जो है साल भर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत घने वन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल, ठीक है, वन है। अच्छा, इन वनों को ना एक नाम दिया जाता है, वो नाम पता है आपको क्या है? उसका नाम है सेलवास वन। क्या है? सेलवास वन। अब कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि सेलवास क्या है, क्या सेलवास घास के मैदान है? नहीं। क्या सेलवास भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्रीय और दक्षिण अमेरिका में स्थित वन है? हाँ, बिल्कुल सही बात, सेलवास याद रखना है, ठीक है। अब एक और चीज़ दिमाग में रखो कि ये वाला वो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। अब इसके ना जस्ट नॉर्थ में, यहाँ यहाँ छोटी छोटी जगहों पर, ठीक है, और इसके जस्ट साउथ में, यहाँ दिमाग में देना कि ये जो भूमध्य रेखा के आसपास यानी कि इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वन है घने, जिनको हम सेलवास कहते हैं, ठीक है। हालांकि इनका उपयोग इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, वनों की कटाई तो अभी हो रही है, लेकिन उपयोग इसलिए नहीं ज़्यादा हो पा रहा है क्योंकि यहाँ की जो लकड़ी है बहुत मजबूत लकड़ी है। इसके बीच में, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इसमें और मजबूत लकड़ी के अलावा हल्की लकड़ी नहीं है, ऐसा भी है कि देखो वालसा का नाम आपने सुना है कभी? एक बार यहाँ देखो, वालसा, वालसा एक ऐसी लकड़ी है जो इतनी हल्की होती है कि बहुत ज़्यादा हल्की होती है। एक बड़ी सी पिंडी को, लकड़ी की को आप एक व्यक्ति भी उठा सकता है, इतनी हल्की लकड़ी होती है। पूरी दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी इसी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत कठोर पेड़ भी हैं, तो उनके बीच में से इसको निकाल पाना बहुत टफ हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वनों की कटाई चल रही है, ठीक है। वालसा का नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने कार्नोबा का नाम सुना है कभी? एक बार यहाँ पर कार्नोबा देखो, कार्नोबा, कार्नोबा का नाम सुना है? भाई मोम जो देखा है ना, मोमबत्ती बनती है, मोम वगैरह, पॉलिश वगैरह, जूते पॉलिश जो होते हैं वो सब मोम से ही होते हैं। तो कार्नोबा लकड़ी से मोम बनता है, ठीक है। तो ये लकड़ी भी यहीं पर पाई जाती है। इसके अलावा आपको सिनकोना का नाम आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, इसकी छाल से मलेरिया की दवा बनती है, ये भी यहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी एक आधा है, जैसे चिकिल है एक, तो चिकिल के बारे में पता है? ये जो च्युइंगम आप खाते हो ना मार्केट से लेकर के, ये च्युइंगम इस चिकिल पेड़ से बनाई जाती है और ये भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है पेड़, ठीक है। तो क्या आप देख रहे हो, अगर हम कहें कि भाई वालसा, कार्नोबा, सिनकोना, चिकिल, ये जो पेड़ हैं, क्या ये भूमध्य रेखा के आसपास के पेड़ हैं? क्या ये उष्णकटिबंधीय पेड़ हैं? जी हाँ, बिल्कुल, दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो, अब एक और चीज़ देखो। अब ये देखो कि ये जो सेलवास वन है ना, ये जो सेलवास वन है, इनके नॉर्थ में और साउथ में घास के मैदान है, घास के मैदान, जी हाँ, घास के मैदान भी ऐसे हल्की फुल्की घास के मैदान नहीं है। एक बार इधर देखो, एक बार आप लोग, क्या ये दिखाई दे रहे हैं? ये घास के मैदान है। एक और बार देखो, ये दिखाई दे रहे हैं। इनकी इतनी लंबी लंबी घास होती है कि नॉर्मल व्यक्ति जाए तो कहीं कहीं पर तो इतनी भी लंबी घास होती है कि हाथी भी डूब जाते हैं इन घास में, ठीक है। ये इतनी लंबी घास होती है, इनको हाथी डूबा घास भी कहते हैं। पता है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सवाना घास के मैदान, सवाना घास मैदान। दिमाग में रखना ये चीज़, क्या है ये? सवाना घास मैदान।
ठीक। तो इसके जो सेलवास वन क्षेत्र है, इसके नॉर्थ में और साउथ में क्या पाया जाता है? सवाना घास मैदान। सवाना घास मैदान पाया जाता है, सवाना, ठीक है, सवाना घास मैदान। इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे ये जो हम नीचे कर रहे हैं ब्राज़ील, ब्राज़ील में जो मध्य ब्राज़ील में हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो साउथ में यानी सेलवास के साउथ में जो वन पाए जाते हैं उनको कैंपोस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंपोस, ठीक है। और जो सेलवास के नॉर्थ में जो वन पाए जा रहे हैं, सवाना के ही, सॉरी वन नहीं, घास के मैदान पाए जा रहे हैं, उनको लानोस कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोस। अब एक बार दिमाग में रखो, हमने क्या बताया? हमने यहाँ पर सेलवास नाम बताया सबसे पहले, ठीक है। सेलवास के नॉर्थ में हमने लानोस नाम बताया और इसके साउथ में हमने कैंपोस नाम बताया। अब जो कैंपोस और लानोस हैं, ये दोनों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, जबकि जो सेलवास है वो उष्णकटिबंधीय वन है। याद रखना, कभी भी ये कंफ्यूज मत कर जाना कि कैंपोस वन तो नहीं है या लानोस वन तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लानोस और कैंपोस दोनों ही घास के मैदान है, बड़ी बड़ी घास के मैदान, ठीक है। और ये सेलवास है, ये वनीय क्षेत्र है, वन है यहाँ पर, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? चलो भाई, इतनी सी बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई है। अब इससे थोड़ा सा हम और आगे समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे क्या समझेंगे? एक बार आप ना अर्जेंटीना को देखो। अर्जेंटीना कहाँ पर है? ये रहा अर्जेंटीना, ठीक है। और इसके साथ ही में ना आप एक बार पराग्वे को भी देखो, ठीक है। पराग्वे कहाँ है? ये रहा, ठीक है, ये पराग्वे। अब इसके ना एक क्षेत्र को हम इस तरीके से डार्क कर दे रहे हैं, इस तरीके से, ये देखो। क्या ये देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल देख पा रहे होंगे। ये जो क्षेत्र कर दिया ना, यहाँ पर क्या है कि नदी घाटियों से बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है इस क्षेत्र में। क्या आ जाती है? इस क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बहुत घने पेड़ रूख यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो घना जंगल है, अब हम कह सकते हैं कि ये जो घना जंगल है वो कहाँ पर है? हम कह सकते हैं कि जो अर्जेंटीना है, तो नॉर्थ अर्जेंटीना है। क्या है? नॉर्थ अर्जेंटीना, ठीक है। प्लस, और ये क्या है? पराग्वे। तो पराग्वे के कहाँ पर है? वेस्टर्न पराग्वे है, वेस्टर्न पराग्वे, ठीक है। नॉर्थ अर्जेंटीना और वेस्टर्न पराग्वे में जो ये जो घने जंगल पाए जाते हैं, पता है इनको क्या कहा जाता है? इन घने जंगलों को कहा जाता है ग्रान चाको। क्या कहा जाता है? ग्रान चाको। चलो, इसको हमने कर दिया। अब देखो, हमने सबसे पहले सेलवास समझा जो कि वन है, फिर हमने लानोस समझा जो कि घास का मैदान है और बड़ी बड़ी घास का मैदान है, सवाना घास का मैदान है। फिर हमने कैंपोस को देखा, ये भी बड़ी घास का मैदान है जो कि सवाना घास का मैदान है। अब हमने इसके नीचे यहाँ पर ग्रान चाको को समझा जो कि वन है। क्या है? ये वन है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ब्राज़ील में नहीं है ये, नॉर्थ अर्जेंटीना में है और वेस्टर्न बोलीविया में है। क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं ग्रान चाको, ठीक है। ग्रान चाको भी समझ में आ गया होगा आपके दिमाग में, ठीक है। यहाँ पर वन, घास, सब कुछ मिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर ही ये मान के चलें कि यहाँ पर एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसको कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? कुल्हाड़ी तोड़ पेड़, यानी इतना मजबूत है उसको काटना ही बहुत टफ है। उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है कुए ब्रेको। कुए ब्रेको पेड़ भी कहते हैं उसको, ठीक है। कुल्हाड़ी तोड़ या कुए ब्रेको पेड़, ठीक। चलो, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एक बार ना आप अर्जेंटीना के इस क्षेत्र में आओ, यहाँ मध्य अर्जेंटीना में आओ एक बार, ठीक है। यहाँ पर मध्य अर्जेंटीना में आओ, जो हमने ये इस तरीके से कर दिया इस क्षेत्र को, ठीक है। ये पता है, यहाँ पर भी घास के मैदान है, ठीक। मध्य अर्जेंटीना में भी घास के मैदान है, लेकिन ये जो घास के मैदान है ये बड़ी बड़ी घास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बड़ी बड़ी घास नहीं है। यहाँ पर कैसी घास है? एक बार ये देखो, जैसे ये तो हमने बड़ी बड़ी घास देखी थी जिसे सवाना कहते हैं, ठीक। ये देखो, ये इस तरह की घास है, छोटी छोटी घास है, बहुत छोटी छोटी। पता है इस तरह की घास को क्या बोलते हैं? इस तरह की घास को स्टेपी घास बोलते हैं, स्टेपी घास के मैदान, ठीक है। क्या दोनों घास में अंतर करना आ रहा है? जी हाँ, ये स्टेपी घास के मैदान होते हैं और यही स्टेपी घास के मैदान है इसमें अर्जेंटीना के मध्य भाग में। यहाँ क्या है? ये स्टेपी घास के मैदान, ठीक है। इनको टेम्परेट ग्रासलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। यानी कि जो है इसको बोलते हैं स्टेपी घास के मैदान, ठीक है। इनका भी नाम है, इनका नाम पता है क्या है? इनका नाम है पंपास, ठीक है। क्या नाम है इनका? पंपास। हमने क्या समझा? हमने समझा बनी क्षेत्र, ये वाला जो बनी क्षेत्र है, ये वाला अमेजन के आसपास का ये जो बनी क्षेत्र है, ये क्या है? ये है सेलवास। इसके नॉर्थ में जो घास के मैदान है लानोस, इसके साउथ में जो घास के मैदान है कैंपोस, ठीक। हमने नीचे समझा ये जो घास और जो है वनों का मिक्स रूप है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत घने बने हैं, क्या नाम है उनका? ग्रान चाको। उसके नीचे जो घास का मैदान है जो कि टेम्परेट घास का मैदान है, जो छोटी छोटी घास है, इसका नाम क्या है? पंपास। इतनी चीज़ हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ समझो, ये जो एंडीज पर्वत दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो एंडीज पर्वत दिखाई दे रहा है, इसके पूर्वी भाग में यानी इस वाले भाग में,
यानी एंडीज पर्वत तो भाई ये है, यहाँ देखो ये एंडीज पर्वत है, ठीक है, ऊपर। अब इसके इस वाले भाग में, इस वाले भाग में, ये इस भाग में नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से साउथ तक पेड़ हैं और बहुत ही कीमती पेड़ हैं, ठीक है, बहुत ही कीमती पेड़ बन ढलान पर हैं पूरे, ठीक है। इस जो ये जो माउंटेन है इसकी ढलान पर पेड़ हैं, बहुत सारे वन हैं। इनको पता है क्या कहा जाता है, ये इनमें ना बहुत कीमती पेड़ हैं और बहुत मुलायम भी होते हैं ये, ठीक है, इनको काटना भी आसान होता है। तो इनको कहा जाता है मोन्टाना। क्या कहा जाता है? मोन्टाना। ये सारी जो हम नाम लेते जा रहे हैं, ये सारा आपको एकदम जैसा हम बता रहे हैं वैसा का वैसा याद करते जाना है, ठीक है, वैसा का वैसा क्या करते जाना है, याद करते जाना है। इसको क्या बोलते हैं? मोन्टाना बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड जो पंपास है, इसकी और साउथ में देखोगे आप तो यहाँ पर ना एक पठार है जिसका नाम क्या है? इस पठार का नाम है पेटागोनिया का पठार या पेंटागोनिया का पठार, ठीक है, पेंटागोनिया का पठार, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में रखनी है चीज़ें, ठीक है। हमने ये समझाने के लिए कहा, ये कोई मैपिंग की ऐसी क्लास है नहीं जिसमें हम पूरा शुरू से लेके एंड तक का एकदम बेसिक टू एडवांस तक का हम पूरा मैपिंग सिर्फ समझाते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर टाइप की क्लास है जिसमें हम महत्वपूर्ण चीज़ों को समझाने के साथ साथ, क्योंकि इसमें साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी थी नहीं मैपिंग के लिए, इसलिए हमने सोचा कि साउथ अमेरिका का थोड़ा सा मैप बताते चले, ठीक है, जो चीज़ें हैं दिमाग में वो बताते चले, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा ही था अभी, ये हमने देखा था सवाना घास के मैदान और ये स्टेपी घास के मैदान, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ देखो, अगला जो एक स्थल है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। आप चित्र देखकर समझ गए होंगे, अगर आप लोगों ने हमारी इससे पहले जो वन डे क्लास लेकर के आते थे उसमें अगर आपको पता है जो हम डेली करंट अफेयर लेके आते थे उसमें भी हमने ये चीज़ समझाई थी। नहीं तो आप वैसे भी दिमाग में आ गया होगा क्योंकि हमने इसको ग्रुप में भी डाला है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ग्रुप के बारे में नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, हम पब्लिक ग्रुप भी है हमारा टेलीग्राम पर, जिसमें लगभग शायद 33,000 मेंबर हैं या 33,000 मेंबर हैं, ठीक है। और एक ग्रुप है जिसमें 44,000 मेंबर हैं, ठीक है, जिसमें 44,000 मेंबर हैं। और इसके अलावा एक हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है करंट अफेयर का ही, जिसमें क्या है कि घटनासार मैगजीन हो गई, ठीक है। ये घटनासार मैगजीन कंप्लीट कराई जा चुकी है, आज कल में 2-3 दिन में ये पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। इसके सारे प्रश्न जो हमने कराए पेज वाइज अवेलेबल हैं ग्रुप में, ठीक है। और इसके अलावा हम आई दृष्टि फिर से शुरू कराने वाले हैं। मैगजीन जैसे ही आ जाएगी वैसे ही आई दृष्टि को हमें पढ़ाते जाएंगे और साथ ही साथ में आई दृष्टि को वहाँ पर क्वेश्चन को उसके को सॉल्व कराते जाएंगे, टेस्ट लेते जाते हैं, वहाँ पर रैंक लगती है सब लोगों की, पहले से टारगेट दिया जाता है कि किस पेज से किस पेज तक कंप्लीट करके लाना है। आई दृष्टि मैगजीन को कराएंगे ऐसे जैसे घटनासार को कराया था, फिर उसकी रैंकिंग भी लगती है, किसने क्या कौन सी रैंक प्राप्त की, इस तरीके से, ठीक है। चलो हम समझ लेते हैं। ये इसका जो नाम है, इसका नाम है पेंटानल वेटलैंड। क्या नाम है? पेंटानल वेटलैंड, ठीक है। पेंटानल वेटलैंड है। ये चर्चा का विषय बनी रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें ना लंबे समय तक आग लगी रही थी, ठीक है, आग लगी रही थी, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता रहा था, इसलिए चर्चा का विषय बनी रही थी। तो सवाल ये बनता है कि जो वेटलैंड है ये किस देश में फैली हुई है। तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, ये क्या है? ये है बोलीविया और ये है पराग्वे, और ये जो वाला देश है, ये वाला कौन सा देश है? ये है आपका ब्राज़ील, ठीक है। तो इन 3 देशों में बोलीविया, पराग्वे और ब्राज़ील में जो फैली हुई है, ज़्यादातर ब्राज़ील में ही है, लेकिन इसकी कुछ सीमा बोलीविया में और कुछ पराग्वे में है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेंटानल वेटलैंड, पेंटानल आर्द्रभूमि, ठीक है, पेंटानल आर्द्रभूमि, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। 3 देशों का नाम क्या क्या है अगर देखेंगे तो बोलीविया, पराग्वे और ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील, बोलीविया और पराग्वे, ठीक, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक। इस जो वेटलैंड है ना, इस पे क्या है कि अगर हम देखें तो इस वेटलैंड का केवल 5% हिस्सा, ये देखा जाए तो इसका इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसका केवल 5% हिस्सा ही ऐसा क्षेत्र है जो संरक्षित है, बाकी 95% यहाँ का जो हिस्सा है वो निजी स्वामित्व में है, यानी कि सरकार के अंतर्गत नहीं है, ये निजी लोगों के हाथ में है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र जो इकोसिस्टम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद ये क्षेत्र संरक्षित नहीं है, इसलिए ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना रहा है, ठीक है, पेंटानल वेटलैंड। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि पेंटानल आर्द्रभूमि विनाशकारी वनाग्नि का सामना करने के कारण चर्चा का विषय बनी रही थी। यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल वेटलैंड है, ठीक। यह 3 देशों में बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में फैली हुई है। पेंटानल वेटलैंड का लगभग 5% से भी कम हिस्सा है जो संरक्षित है, बाकी 95% हिस्सा निजी स्वामित्व के अंतर्गत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं अगर हम, तो एक बार ये देखो, ये क्या है? ये आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका का मैप, ठीक। अब साउथ अमेरिका के मैप में हमने पढ़ाई है, ये ब्राज़ील है और इसके जस्ट ऊपर ये है वेनेजुएला, ठीक। अब वेनेजुएला में ना आप क्या ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं? एक बार ये क्षेत्र देखिए,
क्या ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पर एक झील दिखाई दे रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही होगी। एक बार आप ना इसको यहाँ देखिए, जो ये झील है ना, ये इस झील को अब एक बार यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ, ठीक। अब इसमें जो ये दिखाई दे रही है आपको, ये, ठीक है, ये झील है। इस झील का नाम है मराकाइबो लेक, या सी भी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? सॉरी, यहाँ पर लिखते हैं मराकाइबो लेक या झील, ठीक है। चलो इतनी सी बात समझे, ठीक। और ये है गल्फ ऑफ वेनेजुएला, ठीक है, और ये है मराकाइबो लेक, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक नदी जुड़ती है यहाँ, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक नदी जुड़ती है। इस नदी का नाम है कैटाटुम्बू रिवर। क्या नाम है इसका? कैटाटुम्बू नदी, ठीक है। याद क्या क्या करना है कि जो मराकाइबो लेक है वो कहाँ पर है? वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में है। कैटाटुम्बू रिवर है वो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है और वेनेजुएला में है, ठीक है। याद क्यों रखना है? क्योंकि इस क्षेत्र में ना, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, यानी बिजली गिरती रहती है, ठीक है। जो प्राकृतिक बिजली है, नेचुरल लाइटनिंग है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए ये चर्चा का विषय बना रहा था, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा गिरती है ना यहाँ पर कि इसको लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर आगे आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए ना तो इसका असल में मुख्य रीज़न क्या है ये तो नहीं पता अभी तक, ठीक है। ये सच बताएं तो किसी को नहीं पता, लेकिन इसके बारे में ये अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र से जो कैरेबियन आइलैंड्स है ना, यानी कि ये जो इधर वाला रीजन है, हम कह सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इधर से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं, ठीक है, इधर से आने वाली जो गर्म हवाएं, वो एंडीज पर्वतमाला से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, उनसे टकराने के कारण जो है इस क्षेत्र में, यहाँ इन क्षेत्रों में जो है इस तरीके की बिजली बनती है, ये कहा जाता है, ठीक है। बाकी एकदम क्लियर नहीं है कि ये मुख्य कारण है क्या इसका, ठीक है। ये एक रहस्यमय तरीके से देखा जाता है इसको, ठीक। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर बिजली गिरती है ना यहाँ पर, यानी इतनी ज़्यादा लाइटनिंग होती है कि इसको हमने बताया अभी कि लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बार इसका रिकॉर्ड भी है, इसके रिकॉर्ड के बारे में हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ एक वर्ष में 160 रातों में आकाशीय बिजली गिरती है, ठीक है, कुल 160 रातों में, ठीक। तथा अपने चरम पर इसकी जो औसत है वो प्रति मिनट 28 बार बिजली गिरती है। इसकी जो एवरेज है, अगर देखा जाए चरम पर क्या होती है, तो 1 मिनट में 28 बार बिजली गिर जाती है यहाँ पर, ठीक है। यह घटना मुख्य रूप से कैटाटुम्बू नदी के मुहाने पर घटित होती है, जहाँ यह लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी झील मैराकाइबो झील से मिलती है। यह पृथ्वी के सबसे पुराने जल निकायों में से एक है, ठीक। इस क्षेत्र को दुनिया की आकाशीय बिजली की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, चलो एक बार ये मैप देखो, ठीक है। ये है ब्रंट लाइन, क्या है? ये है ब्रंट लाइन। देखो ये मैप लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा है साउथ, ग्लोबल साउथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा चर्चा का बना रहा है विषय ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ जब चर्चा का विषय बना रहा है तो इसको लाना बेहद ज़रूरी था, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लेकर के आए। अब इसमें ना आपको अंतर करना आना चाहिए। जैसे ये आप अगर हम देख रहे हैं कि ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये है साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये यानी कि हिंदी में बोले तो ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है ये, ठीक है। और ये दक्षिणी गोलार्ध है। क्या है ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। अब ये जो उत्तरी गोलार्ध है जिसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसमें क्या है आप देख रहे हैं कि जो हमारी भूमध्य रेखा थी, यानी कि हमारी जो इक्वेटर थी, उससे नॉर्थ का रीजन है, और इक्वेटर से साउथ का रीजन क्या है? ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है। लेकिन जब हम ब्रंट लाइन को देखते हैं तो ब्रंट लाइन भी इसी तरीके से ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में पूरी दुनिया को विभाजित करती है, लेकिन वो इस तरीके का विभाजन नहीं है। वो किस तरीके का विभाजन है? वो ग्लोबल साउथ में गरीब देशों को रखती है, जो अविकसित देश हैं, ठीक है। वहीं ग्लोबल नॉर्थ में वो विकसित और अमीर देशों को रखती है, ठीक। क्या है उसका नाम? ब्रंट लाइन, ठीक। अब इसके अंतर्गत आप देखोगे, ये भी इस तरीके से भी हो सकता है कि ब्रंट लाइन चर्चा का विषय बनी रही है, क्या है, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकता है। फिर इस तरीके से ऑप्शंस में डाल देंगे कि ये जो है समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की लाइन है, या कुछ इस तरीके से ही डाल सकते हैं, या जो है अर्थ के नीचे चले जाएंगे मेंटल, और इन सब के बीच में बताएंगे। आपको दिमाग में रखना है, ठीक, कि क्या है ये अमीर और गरीब देशों के बीच में विभाजन है, यानी कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच का विभाजन है। आपको याद क्या रखना है कि यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में है मैक्सिको, लेकिन यहाँ ग्लोबल साउथ का हिस्सा है मैक्सिको। एक तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। दूसरा एक और देखो, दूसरा आप ये देख रहे हो ना कि ये हमारा जो इंडिया है आधा इंडिया से ऊपर है, यानी 0 डिग्री यहीं से तो होकर जाती है, ठीक। इससे ऊपर का रीजन ये सब रीजन जो देख रहे हो ये कहाँ है?
ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, लेकिन ये सारा रीजन ग्लोबल साउथ के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक, यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया एशिया को देखो, जहाँ ऑस्ट्रेलिया भी है और न्यूजीलैंड भी सम्मिलित है। इस क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो ये अगर देखें तो यहाँ पर ये क्या है, साउथ हेमिस्फीयर में है, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मैक्सिको ग्लोबल साउथ में है, ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल नॉर्थ में है और बाकी न्यूजीलैंड भी ग्लोबल नॉर्थ में है। ठीक है, चाइना जो चीन है वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है और ये जो अरब कंट्रीज हैं ये भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। ठीक है, रसिया देखोगे, कजाकिस्तान है ये, और ये आप यूरोप पूरा और नॉर्थ अमेरिका में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका कनाडा, ये सब जो है ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है। ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ग्लोबल साउथ उस सामान्य तौर पर विकासशील, अल्प विकसित अथवा विकसित देशों को व्यक्त करता है। ये देश मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित हैं। इनमें अधिकतर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। हाँ, एक बार ये और देख लीजिएगा, ये आप देख रहे हो, ये कैरेबियन आइलैंड देख रहे हो, यहाँ देखिए, यहाँ कैरेबियन आइलैंड देख रहे हो, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे तो ये ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कह रहा है थीम है जो इस बार जो आयोजन हुआ था, थीम क्या है, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, इस बार का जो थीम थी वो क्या थी, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक, और चीज़ देख लो, ग्लोबल साउथ में जापान, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नहीं आते हैं। ये कहाँ आते हैं, ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं। ये कन्फ्यूजन हो सकते हैं आपके लिए, इसलिए ये दिमाग में रखना। चलिए, जो अगला टॉपिक है वो है अटाकामा सॉल्ट फ्लैट। ठीक है, क्या है, अटाकामा सॉल्ट फ्लैट। चलो एक बार इधर देख लेते हैं। क्या आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये है आपका साउथ अमेरिका का और ये है अटाकामा डिजर्ट। क्या है ये, अटाकामा डिजर्ट कितने देशों में फैला हुआ है, देखें तो, अगर हम देखें तो चिली है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है और पेरू है। यानी कि अटाकामा डिजर्ट की बात करें तो ये 4 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। अब अगर हम बात करें अटाकामा सॉल्ट फ्लैट की, तो इसी अटाकामा डिजर्ट में चिली में यहाँ पर एक सॉल्ट फ्लैट है, यानी कि नमक का मैदान है। ठीक है, क्या है, नमक का मैदान है, जहाँ पर नमक बनाया जाता है, नमक का मैदान है, बहुत बड़ा नमक का मैदान है, जिसको अटाकामा सॉल्ट फ्लैट कहते हैं। लेकिन एक बार यहाँ देखो, आपने देखा ये है अटाकामा सॉल्ट फ्लैट, कहाँ पर है ये है चिली में। लेकिन पूरी दुनिया में अगर हम सॉल्ट फ्लैट की बात करें, यानी कि नमक के मैदान की बात करें, तो एक नमक का मैदान है जिसका नाम है उयूनी सॉल्ट फ्लैट, जो कि है बोलीविया में। कहाँ पर है ये, बोलीविया में। अगर हम कहें कि भाई पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट कहाँ है, तो हम कहेंगे बोलीविया में है, उसका नाम है उयूनी सॉल्ट फ्लैट। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ना आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक और सॉल्ट फ्लैट है, एक और सॉल्ट फ्लैट है जिसका नाम है सेलिनास ग्रैंडिस। क्या नाम है उसका, सेलिनास ग्रैंडिस। ठीक है, सेलिनास ग्रैंडिस नाम है, ये है अर्जेंटीना में। कहाँ पर है ये, अर्जेंटीना में। उयूनी के बाद में सेलिनास ग्रैंडिस पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका ये अटाकामा सॉल्ट फ्लैट। ठीक है, तो सबसे बड़ा उयूनी जो कि बोलीविया में है, सेकंड नंबर का सेलिनास ग्रैंडिस जो कि अर्जेंटीना में हो, तीसरा है अटाकामा सॉल्ट फ्लैट जो चिली में है। क्या ये तीनों याद हुए, बिल्कुल याद हुए होंगे। अब ये जो अटाकामा सॉल्ट फ्लैट है, ये चर्चा का विषय इसलिए बना रहा है क्योंकि अटाकामा सॉल्ट फ्लैट के नीचे है एक झील और उसमें है लिथियम भंडार बहुत सारा। तो उस झील में से लिथियम निष्कर्षण के कारण हो ये रहा है कि ये पूरा जो क्षेत्र है वो नीचे दसता जा रहा है लगातार। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखो, चिली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अटाकामा सॉल्ट फ्लैट पर किए गए अध्ययन में पाया कि चिली का अटाकामा सॉल्ट फ्लैट लिथियम ब्राइन निकालने के कारण धंसता जा रहा है। ठीक है, अटाकामा सॉल्ट फ्लैट चिली का सबसे बड़ा नमक का भंडार है, चिली का सबसे बड़ा। ठीक है, अगर हम पूरे विश्व का कहें या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका का कहें तो क्या है, उयूनी जो बोलीविया का है। ठीक, और सेकंड नंबर पर सेलिनास ग्रैंडिस जो कि अर्जेंटीना का है। नमक के मैदान के नीचे झील की दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडारों में से एक है। नमक के मैदान के नीचे की झील दुनिया की, नीचे की जो झील है वो दुनिया की सबसे बड़े लिथियम भंडारों में से एक है। लिथियम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, बिल्कुल पता है। यह मैदान बोलीविया के सालार डी उयूनी और अर्जेंटीना के सेलिनास ग्रैंडिस के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक का मैदान है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो, हमने देख लिया इसके बारे में, और क्या है, जी हाँ, इतना ही है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर फिनिश हो रही है। जो इसका जो तीसरी क्लास है, ठीक है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और इम्पोर्टेंट भी होगी। ठीक है, हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो है हम एशिया और इन क्षेत्रों पर ध्यान लगाएंगे जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बने रहे हैं। ठीक है, चलो, और आप लोग अगर कोई करंट अफेयर वाले बैच में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल एडमिशन ओपन है, जहाँ पर हम अब घटनासार जो हो चुकी है वो सारे प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे।
इसके अलावा जो आई दृष्टि है, आई दृष्टि जो अब की जाएगी कंप्लीट, वो उसमें क्या है कि पेज वाइज आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, हम पेज वाइज टारगेट देते हैं और उसके बाद में क्या होगा कि उनका टेस्ट होता है। ठीक है, क्विज कराए जाते हैं, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छे ठीक ठाक इस तरह के क्विज कराए जाते हैं जो UPPCS स्तर के। ठीक है, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनसे आप जो है फीडबैक ले सकते हैं। ठीक, अच्छा, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो लोग नहीं बाय करना चाहते, वो यहीं पर जुड़े रहिए। हम करंट अफेयर की जो आई दृष्टि है वो पेज 1 से लास्ट तक कंप्लीट कराएंगे पूरा। ठीक है, इसके अलावा बीच बीच में हम कुछ टेस्ट भी लेंगे, लेकिन वो टेस्ट इस तरीके के नहीं होंगे जो हम उसमें जो पेड ग्रुप में ले रहे हैं। उसमें क्या है, हम सीक्वेंस से लेके चल रहे हैं पूरा। इसमें सीक्वेंस से नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसमें भी टेस्ट होंगे। ठीक है, और उसमें क्या है, इसमें क्या है कि हम मान के चलें 1 से 50 पेज तक का सिर्फ एक टेस्ट लें, लेकिन उसमें क्या है कि हम होता है ऐसा कि 1 से 7 पेज का ही एक टेस्ट लिया है। ठीक है, इस तरीके से कराते हैं। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।